हाँ, तो बच्चों हमारा ये थर्ड सेगमेंट का लास्ट मेथड है लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स का सेवंथ मेथड पावर सीरीज सॉल्यूशंस। हमें उसी तरह के लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर मिलते हैं जैसे अब तक हमने सवाल किए। ये किसी भी फॉर्म में हो, जनरल फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट यहाँ पे पी नॉट जो है वही रहने दें, वन बनाने की जरूरत नहीं है। हियर पी नॉट, पी वन, पी टू आर एनी फंक्शंस ऑफ एक्स। दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड इन पावर सीरीज, जो आपको फर्स्ट सेम में बताई थी। इस तरह की ये सीरीज है पावर सीरीज, एक्स की वेरियस पावर्स हैं इसमें, ये इनफाइनाइट सीरीज है। तो इसके टर्म्स में हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका जो मेथड है, जनरली इसको स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पर लिखा है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं, नंबर 1 डाल दें, जिस फॉर्म में भी है वो, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। और पहला स्टेप में हम इसका सीरीज सॉल्यूशन इस तरह से मान लेते हैं। जनरली हमने इसको ऐसा माना है क्योंकि ऊपर जो हमने सीरीज बताई है इसमें स्टार्टिंग में कुछ टर्म्स जीरो हो जाएं, इसमें ए नॉट, ए वन, ए टू वगैरह जो कॉन्स्टेंट्स हमें निकालने हैं, इनमें कुछ जीरो हो सकते हैं, कुछ नॉन जीरो। तो स्टार्टिंग में जीरो हो जाएं, बीच में जीरो हो जाएं, तो इसका और इसका एक ही मतलब है। इसमें जो टर्म्स जीरो हो रहे हैं उनको छोड़ते हुए हम इस तरह का ले लेते हैं, जहां से x की जिस पावर से स्टार्टिंग है ये वो पावर है m, और इसकी पावर्स में जितना जितना डिफरेंस है वो यहाँ पे हमने s ले लिया। तो इस तरह की सीरीज हमने मान ली है इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन। इसको हम सिग्मा आर इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी को खोल के अगर देखें यहाँ पर, तो सभी में x की पावर m कॉमन आ जाएगा, वो ब्रैकेट से बाहर हमने लिख लिया। और बाकी ये इसका आर इक्वल टू 0 से ये हो गया, 1 से ये हो गया, 2 से डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। इसमें हमने नंबर 2 डाल दिया। वेयर एम, ए नॉट, ए वन, ए टू डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी एंड एस आर कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड। इनकी वैल्यू हम गिवन इक्वेशन के हिसाब से निकालेंगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें। तो यहाँ पे ये मेथड बताया जा रहा है। स्टेप 2, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। यहाँ पे एस जो हमने माना है कि एक्स की पावर्स में कितना कितना डिफरेंस है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए पुटिंग वाई इक्वल टू एक्स एम इन गिवन इक्वेशन 1, इसमें हम y यहाँ पे रख देंगे। डी वाई बाई डी एक्स के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करके, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के लिए एक बार और डिफ्रेंशिएट करके, इस पावर आगे आके m इंटू एम माइनस वन, एक्स की पावर m माइनस टू, इस तरह से जो हो जाएगा ये सारी वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। और फिर उस इक्वेशन में हम देखेंगे कि x की जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पे लिख लेंगे, और उससे जस्ट कम पावर जो है उसको यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इनका ये जो डिफरेंस है ये हमें s की वैल्यू मिल जाएगी, और s की इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे। वो तो क्वेश्चन में आएगी कुछ जो भी निकल के आएगी, यहाँ तो हम s ही रहने देते हैं, s की वैल्यू हमें मिल जाएगी। स्टेप 3, नाउ ये जो सॉल्यूशन नंबर 2 जो है, ये जो हमने मान लिया है गिवन इक्वेशन 1 का, तो ये वास्तव में इसका सॉल्यूशन हो जाए, इसके लिए इसके द्वारा इसको सेटिस्फाई करते हुए अननोन कॉन्स्टेंट्स जो हमने माने उनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो y की ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, और डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के लिए इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग टू विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इतना आ गया, एंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इतना आ गया। वैसे ये लिमिट हर जगह लगाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ लगा लेंगे। ये डिफरेंशिएट कर दिया। इसमें एक बार डिफरेंशिएशन में एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो बाकी सब चीज़ें तो कांस्टेंट की तरह से रहेंगी, m प्लस एस आर, ये पावर आगे आ गई, यहाँ x की पावर एक कम हो गई। एक बार और डिफरेंशिएट किया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसका, तो ये पावर और आगे आ गई, इसकी पावर एक और कम हो गई। और पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1 टू गेट एन आइडेंटिटी। ये सारी वैल्यू जब हम इक्वेशन 1 में यानी कि गिवन इक्वेशन में रख देंगे तो हमें एक आइडेंटिटी मिलेगी, जिसमें राइट हैंड साइड में तो इक्वल टू 0 है हमारे जो है इस मेथड में, राइट हैंड साइड में सब में 0 ही होता है, यानी कि केवल सी एफ ही निकाल रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये आइडेंटिटी मीन्स यहाँ पर x की
वेरियस पावर्स के टर्म्स इसमें जो मिलेंगे तो वो दोनों साइड से इक्वेट करने का मतलब राइट हैंड साइड में तो 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वेरियस पावर्स के कोफिशिएंट इक्वल टू 0। ये हम इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर x की पावर बढ़ते हुए क्रम में हमने ली है, असेंडिंग ऑर्डर में। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिया जा सकता है, पर हम अपना एक ही मेथड से करेंगे, असेंडिंग से। तो x पावर बढ़ते बढ़ते तो इन्फिनिटी तक जा रही है, उसका तो कोई लिमिट नहीं है। तो हमें स्टार्टिंग करनी चाहिए x की लोएस्ट पावर से। तो x की लोएस्ट पावर को हम इक्वेट कर लेंगे पहले, इक्वेट टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ x इन दिस आइडेंटिटी नंबर 3। नंबर 3 इस पर डाल देंगे, तो हमें कुछ इस टाइप का इक्वेशन मिल जाएगा m के टर्म्स में। और इससे हमें m की दो वैल्यूज मिलेंगी। m जो कि यहाँ इंडेक्स है, इंडेक्स को देने वाला ये इंडिशियल इक्वेशन कहलाता है। और इससे m की जो दो वैल्यू हमें मिलेंगी उनको हम अल्फा और बीटा यहाँ पे मान लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर तो कुछ मिल जाएंगी। स्टेप 5 में अब हम वही आइडेंटिटी जिस पे हमने इक्वेशन नंबर 3 डाला है उसमें जनरल टर्म ले लेंगे, x की पावर m प्लस एस आर या m प्लस एस इंटू आर माइनस 1, यानी कि r के टर्म्स में x की पावर के कोफिशिएंट हम उसमें इक्वेट करेंगे। तो हमें कुछ इस तरह का इक्वेशन मिल जाएगा जिसमें कि ए आर माइनस 1, यानी कि जो ये ए आर्स हैं इनमें आर की वैल्यूज अलग अलग वैल्यूज में ये रिलेशन, ये रेकरेंस रिलेशन या रिकर्सिव और फंक्शनल और डिफरेंस रिलेशन और इक्वेशन कहलाता है। यहाँ पे हम एक नाम लिख रहे हैं, इस पे नंबर 6 डाल दिया। 6 इज रेकरेंस रिलेशन एंड इट गिव्स द वैल्यूज ऑफ a1 a2 a3 डॉट डॉट अप टू ar इन टर्म्स ऑफ a नॉट। इसमें हम r की जगह जब 1 रख देंगे तो यहाँ पे a नॉट हो जाएगा और ये a1 की वैल्यू a नॉट के टर्म्स में आ जाएगी। जब हम इसमें r की जगह 2 रख देंगे तो ये a2 होगा, ये a1 होगा। a1 जो हमें अभी अभी मिला है उसको यहाँ पर रख देंगे a नॉट के टर्म्स में, तो इस तरह से हमें a2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a नॉट मिल जाएगी। इस तरह से हमें इन सभी a1 a2 a3 एक्सेट्रा सभी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a नॉट मिल जाएंगी। और इन वैल्यूज को हम रख देंगे अपने इक्वेशन नंबर 2 में। जो इक्वेशन नंबर 2 सॉल्यूशन हमने माना है, अभी लिखा हुआ था, उसमें ए नॉट कॉमन आ जाएगा सभी की वैल्यू ए नॉट के टर्म्स में। तो ये हमें कुछ इस तरह का मिल जाएगा। इसका इक्वेशन 7 डाल दिया हमने। अगला स्टेप हमारा ये हो गया। तो यहां से आगे 3 केस बनते हैं। तो पहला केस तो ये है कि m की जो दो वैल्यूज अल्फा और बीटा हमें मिली हैं ये दोनों वैल्यू डिफरेंट हों और m की ये दोनों वैल्यूज हम इसमें रख दें तो ये एग्जिस्ट करे, तो इससे हमें दो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। एक को हम y1 मान लेंगे, दूसरे को y2 मान लेंगे। माना कि इसमें हमने m जहां जहां भी है उसकी जगह अल्फा रख दिया, m की पहली वैल्यू, तो y बराबर ये जितना आया उसको y1 से डिनोट कर दिया और m की जगह बीटा इसमें रख दिया, तो y की जो वैल्यू आई उसको y2 से डिनोट कर दी। तो ये दोनों सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएं। केस सेकंड में हमने ये लिया है कि m की जो दो वैल्यूज हैं अल्फा और बीटा, उन दोनों में से किसी एक से तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया जिसको हमने y बराबर y1 मान लिया, माना कि अल्फा 1 से मिल गया ये, और दूसरे से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, माना कि m इक्वल टू बीटा से। तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि m इक्वल टू बीटा जब हम इसमें रख रहे हैं तो यहाँ अपॉन में कुछ फैक्टर्स में कैंसिलेशन होके m इक्वल टू बीटा रख के, जैसे कि m माइनस बीटा फैक्टर मिलेगा, तो m की जगह बीटा रखेंगे तो बीटा माइनस बीटा 0, तो अपॉन में 0 होगा तो ऊपर से देखेंगे तो इन्फिनिटी। तो इस तरह से इसमें कुछ टर्म्स हमको इन्फिनिटी दिखाई देंगे, यानी कि एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इस केस में हम यहाँ पर इसको मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे जो ये कांस्टेंट ए नॉट है इसको हम चेंज करके इसकी जगह रख लेंगे ये कांस्टेंट ए नॉट इक्वल टू सम अदर कांस्टेंट के ले लें, कुछ भी ले लें, इनटू m माइनस बीटा। तो जब ये ए नॉट की जगह ये यहाँ पे हम रख देंगे, m माइनस बीटा को इस ब्रैकेट के अंदर पहुंचा देंगे, तो वो m माइनस बीटा वाला फैक्टर जिससे कि अपॉन में 0 हो रहे थे और ऊपर से देखें तो इन्फिनिटी हो रहे थे, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और फिर इस तरह से जो y की वैल्यू मिलती है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू m, पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू m, डेल वाई ओवर डेल m निकाल लेंगे और उसमें फिर m की वो वैल्यू रख देंगे जिसपे अब हम सॉल्यूशन देखना चाह रहे हैं, जिसपे पहले नहीं मिला था वो हम अब निकालेंगे, उसको हम मान लेंगे
दूसरा सॉल्यूशन y2। थर्ड केस ये है कि m की जो दो वैल्यूज हमने अल्फा बीटा मानी है वो दोनों इक्वल हो, माना कि अल्फा अल्फा इस तरह से वैल्यू हो जाए इक्वल, तो m इक्वल टू अल्फा रखेंगे इक्वेशन 7 में, तो हमें एक ही सॉल्यूशन तो मिलेगा। अब दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इसी को 7 को पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू m, डेल वाई ओवर डेल m जो होगा इसमें m इक्वल टू अल्फा रख देंगे, तो ये हमें दूसरा सॉल्यूशन y2 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तीन केसेस में से जो भी केस बने उस तरह से हर एक केस में हमें दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन y1 और y2 मिल गए। Hence the complete solution of given differential equation is y equal to c1 y1 plus c2 y2, where c1 and c2 are arbitrary constants, और जो a नॉट एक और कांस्टेंट आ रहा है y1 और y2 के अंदर उनको इसमें c1 और c2 में मिला करके नए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a और b रख लें, तो इस फॉर्म में हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नोट लिखे हैं हमने कि केस फर्स्ट और सेकंड में तो जो इंडिशियल इक्वेशन है m की वैल्यू देने वाला, उसमें दो डिफरेंट रूट्स हमें मिल रहे हैं, और तीसरे केस में हमें m की सेम वैल्यू मिल रही है। नोट 2 में लिखा है कि सभी केसेस में कम से कम एक सॉल्यूशन तो हमको इजीली मिल रहा है, और पहले केस में हमें दूसरा सॉल्यूशन भी इजीली मिल गया, और बाकी के दो केस में ये अगले नोट में लिखा है, नोट 3 में, इन केसेस सेकंड एंड थर्ड सेकंड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय डेल वाई ओवर डेल m इक्वल टू अल्फा बीटा जो भी है वो रख के फिर हमें ये दूसरा सॉल्यूशन y2 मिलता है, जो कि केस सेकंड में तो a नॉट इक्वल टू k इंटू एम माइनस बीटा वो इन्फाइनाइट हो रहा था इस वजह से, और अगले केस में जो है वो सेम हो रही थी m की वैल्यू, तो दूसरे सॉल्यूशन के लिए डेल वाई ओवर डेल m किया था उसमें m इक्वल टू अल्फा जो है वो रखेंगे। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारे नोट्स में देख सकते हो, बुक्स में देख सकते हो, वो इतने ज़रूरी नहीं है, इसलिए इससे हमारा काम अच्छी तरह से हो जाएगा। यूनिवर्सिटी एग्जाम के सभी क्वेश्चंस भी अच्छी तरह से हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट काम सारा अच्छे से हो जाएगा।